हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको प्रजनन तंत्र कहा जाता है, इसी के अंतर्गत हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली हैं। तो प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे हम, और प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है या प्रजनन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा मैंने पादप प्लांट्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने बात कर ली है। लास्ट सेशन में हमने मेल जो नर जनन अंग होता है उसको बहुत अच्छे से देख लिया था। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मादा या फिर बोल सकते हैं स्त्री जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो आखिरी तक लेक्चर जरूर देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, इन मैन क्रिप्टोकॉर्डिज्म इज द कंडीशन व्हेन, मनुष्य में क्रिप्टोकॉर्डिज्म वो स्थिति होती है जब testes do not descend into the scrotum, there are two testes in each scrotum, और testis degenerates in the scrotum या testis enlarge in the scrotum। ये था कि वृषण अंडकोश में नहीं उतरते हैं, प्रत्येक अंडकोश में 2 वृषण होते हैं। तो इस कंडीशन को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कभी नहीं कहा जाता। हर अंडकोश में 2 ही वृषण होते हैं। टेस्टिस हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। वृषण हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा वृषण अंडकोश में पतित हो जाता है। वृषण जो है अंडकोश में पतित कैसे हो सकता है, ये तो चीज होती ही नहीं है। इसके अलावा वृषण अंडकोश में बड़ा हो जाता है, ये स्वेलिंग की कंडीशन भी नहीं होती है। ये कौन सी चीज होती है जो मैंने आपको बताया था कि वृषण अंडकोश में नहीं उतरते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का जो 7वां महीना होता है, उसमें जो भी माँ होती है उसके द्वारा जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो नीचे उतर कर आते हैं। क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर के तापमान से वो जो स्कॉर्टम का तापमान है, टेस्टिस का तापमान है, 2 से 2.5 डिग्री कम रहे। तो ये 7वें महीने गर्भ में ही अवस्था हो जाती है। और जहां पे किसी को नहीं होता है तो उस कंडीशन को मैंने आपको बताया था क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। इसमें स्पर्म नहीं बन पाता और ये कंडीशन होती है हाइपरथर्मिया की। तो हाइपरथर्मिया का मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो हाइपरथर्मिया में स्पर्म नहीं बन पाएगा, वीर्य नहीं बन पाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन था, देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज सर्टोली सेल्स। शुक्रजनक नालिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। हम सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, तो पोषण प्रदान करना होता है। तो ये क्या सोमैटिक सेल है, शारीरिक कोषाणु है? नहीं। जनन कोशिकाएं हैं? नहीं। जर्मिनल सेल्स भी नहीं है। ये जर्मिनल सेल्स, जर्म सेल्स जो होते हैं वो हम किसको बोलते हैं, जर्म सेल्स, स्पर्म्स को बोलते हैं। इसके अलावा प्रजनन कोशिकाएं होती है? नहीं। ये क्या होती है, सुरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं जो प्रोटेक्शन भी देती हैं, जर्म सेल को प्रोटेक्शन भी देंगी और साथ साथ न्यूट्रिशन भी देंगी और सपोर्ट भी देंगी। तो बेसिकली ये सुरक्षा भी देते हैं, ये पोषण भी देते हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो भाई जो सर्टोली सेल हैं वो क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स। इनमें से कौन सा स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? इंज्यूनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, या फिर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसका आंसर सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो सारे स्तनधारियों मतलब मैमल्स के अंतर्गत देखने मिलता है। तो इसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इसके बाद आज हम आगे हमारा चैप्टर प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आएंगे, इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ जाइए मुझसे। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। कोई भी तरह के डाउट्स आते हैं इस मेल ID पर आप मुझे मेल कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, हमने बात कर ली कि भाई स्पर्म कहाँ बनता है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है। अब हमें बात करनी है फीमेल की। तो फीमेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एग या ओवा।
तो यहां से भी आते हैं 23 क्रोमोसोम्स। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना पड़ेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आज हम देखेंगे। स्त्री के अंतर्गत जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो मैंने बताया था कि किसी भी मैमल्स के अंदर या मानव के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, तो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें गेमेटोजेनेसिस की बात हो रही थी। तो गेमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्म बनना सीख लिया, अब ओवा का बनना सीखेंगे। तो गेमेटोजेनेसिस वही प्रोसेस है, और साथ साथ इसमें कुछ प्रोसेस हैं जैसे इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्ट्यूरेशन। ये सारा फीमेल्स के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशंस भी, इंसेमिनेशन भी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और भी ज्यादा जरूरी रहता है। स्पर्म तो मेल में बनने के बाद पूरा प्रोसेस फीमेल के अंदर ही होता है। तो इसलिए जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा बड़ा भी है। आज हम इसके बेसिक फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद डिटेलिंग भी इसकी करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा। इसमें मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को मतलब प्रजनन जो तंत्र होते हैं, चाहे महिला की बात करें या पुरुषों के बारे में बात करें, दोनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। हम यहाँ पर मेल में भी और फीमेल में भी। आज हमारा जो है मेनली वो क्या है, स्त्री से जुड़ा हुआ है। तो स्त्री जननांग की बात कर रहे हैं तो ये भी दो तरीके से बांट सकते हैं। इसमें हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, जैसे मेल में पढ़ा था हमने कि प्राइमरी क्या थे, टेस्टिस थे, और बाकी जो थे वो क्या थे, सेकेंडरी थे। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ प्राथमिक जननांग होंगे और कुछ द्वितीयक जननांग होंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ओवरीज होती हैं। ओवरीज क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये पेयर में होती हैं, एक नहीं होती हैं, दो होती हैं। तो दो ओवरी होती है जिसको अंडाशय कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बनेगा अंडा या ओवा, जिसको ओवम भी कहा जाता है। इसके अलावा बची हुई चीजें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में है वो क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाता है फेलोपियन ट्यूब आ जाती है। फेलोपियन ट्यूब के अलावा आपका एम्प्यूला आ जाता है, इस्थमस आ जाता है, हिस्टेरिया आ जाता है, इसके अलावा सर्विक्स आ जाता है, वेजाइना आ जाती है। ये सारी चीजें सेकेंडरी जो है आपके ऑर्गन के अंतर्गत होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो होता कैसा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल सा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी ऑर्गन सिस्टम में यहाँ पे होती हैं ओवरी। ये दो ओवरी होती हैं, हमेशा मैंने बताया पेयर में होती हैं। इसके बाद एक चीज होती है जिसको फिम्बरे कहा जाता है। ये जो फिम्बरे होता है, यहाँ से जो भी एग्स बनते हैं, ओवा बनता है, एग्स जो बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं, ओवरी में ही बनते हैं। तो इन एग्स को, ये एक पूरी ट्यूब होती है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से हिस्टेरा या फिर इसी को वूम्ब कहा जाता है, या यूट्रस जो होता है वही कहा जाता है, गर्भाशय जो होता है वो इसी को कहा जाता है। तो यहाँ से एग यहाँ पर जाते हैं और फिर जो बच्चा रहता है गर्भ में वो यहीं पर रहता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब से हिस्टेरा, फिर ये सर्विक्स वाला भाग होता है, इसको सर्विक्स कहा जाता है, और नीचे होती है वेजाइना। तो बेसिकली हम यहाँ बोल रहे हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और बाकी बची हुई चीजें क्या है, एम्प्यूला, इस्थमस, फंडिक, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया आपको कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह का ये ऑर्गन दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अटैच्ड है इससे, इसी चीज को आप क्या कह रहे हैं, इसको ओवरी कह रहे हैं। यहाँ पर भी ओवरी है,
इसके अलावा ये है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग को किस तरफ लेकर जाता है, फेलोपियन ट्यूब में उठाकर ले जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में जो है ये चीज इस तरीके से ये यहां पर आती है। तो ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ओविडक्ट भी कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये यूट्रन ट्यूब है और यहां पर जो है ये बेसिकली ये वाला जो भाग है इसी को आप क्या कह रहे हैं, इसी को आप कहते हैं हिस्टेरा, ये वूम, गर्भ जो बोलते हैं वो यहीं पे होता है, गर्भाशय ये होता है। इसके अलावा सर्विक्स होता है, ये वेजाइना होती है। अब देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा वूम होता है, जिसको मैं हिस्टेरा भी बोल रहा हूँ, जिसको गर्भाशय भी बोल रहे हैं, ये 3 लेयरों से बना होता है, मतलब ये 3 परतों से होता है, क्योंकि जब बच्चा इसमें रहता है तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसमें जो बाहर वाली लेयर होती है उसको पेरीमीट्रियम कहा जाता है, बीच वाली लेयर को मायोमीट्रियम कहा जाता है और अंदर वाली लेयर को एंडोमीट्रियम कहा जाता है। तो 3 परतों से मिलकर ये बनती है। तो अगर हम बात करें ये कहाँ पे होता है, तो स्त्री में उदर के नीचे श्रोणी क्षेत्र, जो पेल्विक शरीर के बाहर और भीतर कुछ अंग जो हैं, विशिष्ट अंग होते हैं जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं को हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। और इन अंगों को सामूहिक रूप से जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहा जाता है किसी भी फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल्स के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने जैसी बात करी कि भाई ये जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए अब यहां पे समझिए जो मैं आपको बता रहा था, ये तो क्या हो गई आपकी ओवरी हो गई। इसके अलावा ये क्या हो गया, ये फिम्ब्रे हो गया। अब फिम्ब्रे के अंदर यहीं पर एक चीज होती है जिसको एम्प्यूला कहा जाता है। फिर यहीं पे इस्थमस भी होता है, इसको हिस्टेरा कहते हैं। और यहां पे आप देखेंगे तो ये जो है यहीं पर जाकर एक प्रोसेस होती है जिसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, कि भाई जब गर्भ में युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो वो इसी पे यूट्रस की जो वॉल होती है उस पे जाकर चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। बच्चा यहीं पे रहता है गेस्टेशन में। तो यहाँ पर जो ये वूम्ब है या हिस्टेरा जिसको कहा जा रहा है, इसके नीचे सर्विक्स होता है और बाहर जो है वेजाइना होती है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने आपको बताया था कुछ परतें मिलती हैं। तो ये जो बाहरी परत होती है इसको पेरीमीट्रियम कहा जाता है, पेरीमीट्रियम। ये बीच वाली लेयर जो होती है इसको मायोमीट्रियम कहा जाता है और जो अंदर वाली परत होती है इसको एंड्रोमीट्रियम कहा जाता है। देखिए ये डायग्राम आपने कई जगहों पे देखा होगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ बना के इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में मेन आंसर राइटिंग में डायग्राम बनाकर आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और बहुत बार जो है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है सीधे सीधे तौर पे, तो डायग्राम को ज़रूर यूज़ करें, तो उससे जो है थोड़े मार्क्स अच्छे मिलेंगे और आप रिप्रेजेंट भी अच्छे से कर पाएंगे अगर आप डायग्राम बनाना अच्छे से सीख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके का ये है जिसको आप अंडाशय कह रहे हैं, यही ओवरी है। फिर आपकी जो अंडवाहिनी है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ये गर्भाशय है जिसकी 3 परतें मैंने आपको बताई, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। ये जो है पूरा का पूरा ये होता है, इसको ग्रीवा सर्विक्स कहा जाता है। और फिर योनि होती है जिसको वेजाइना कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसका काम क्या है, इस चीज पे भी हम आएंगे, एक एक चीज को हम समझेंगे बहुत डिटेल में। बहुत सारी चीजें यहाँ से पता करनी है कि क्या क्या होती हैं, तो एक एक चीज पे बात करेंगे। ओवरी पे बात करेंगे, ओविडक्ट पे बात करेंगे, यूट्रस पे बात करेंगे, फिर आपका जो वेजाइना है इस पे भी बात होगी, एसेसरी ग्लैंड्स पे भी बात होगी और वल्वा पे भी बात होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से जो है ऑर्गन दिखता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ओवरी है। अगर आपसे पूछे कि भाई ओवरी जो अंडाशय है ये कितनी होती हैं, तो पेयर में होती हैं। और इनसे क्या क्या निकलता है, तो इनसे ये दोनों तरह की होती हैं। ये बहिश्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और अंतःश्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है, क्योंकि ओवा जो है वो यहीं से प्रोड्यूस होगा। और ओवा जो है वो क्या है, वही तो क्या होता है, एक अंडा है जिसपे जाकर स्पर्म जब एंटर होगा तो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। मतलब हम सारे लोग जो बने हैं वो इसी प्रोसेस से बने हैं। तो जब तक फीमेल के अंदर ओवरी से एग ना बने और एग को स्पर्म ना मिले तब तक फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। और इससे क्या होते हैं, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है।
मतलब बहिस्त्रावी भी है और आपका अंतःस्त्रावी भी है। मतलब इसके अंदर से एंजाइम भी निकलते हैं, इसके अंदर से हार्मोन्स भी निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, ये सारे हार्मोन्स यहाँ से कैरी होते हैं। तो ये दो पेयर में मिलते हैं, इसलिए इसको कई जगहों पे हेटेरोट्राइन ग्लैंड भी कह दिया जाता है। ये भी चीज आप ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, अंडाशय की बात कर रहे हैं हम, ओवरी की बात कर रहे हैं। मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है, जो मैंने बताया। इनकी बादाम के समान होती हैं और ये उदर गुहा में वृक्क के नीचे होती है, मतलब किडनी के जस्ट नीचे ये मिलती हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और ये श्रोणी भित्ति मतलब पेल्विक जो रीजन है और गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जो जुड़ी हुई है किसके द्वारा जुड़ी हुई है? लिगामेंट से जुड़ी हुई है। और अंडाशय में अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडे बनते हैं और अंडाशय द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का भी स्त्रावण होता है और जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विमोचन करता है। तो जैसे बचपन से अगर हम देखेंगे तो बचपन से किसी के अंदर एग नहीं बनते, किसी भी फीमेल के, लेकिन जब यौवना आरंभ हो जाता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तब ये चीज चालू होती है। तब से जो है लगभग फीमेल्स में देखा जाता है 12 से 14 साल के बीच में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब चालू हो जाती हैं, तो ये सेकेंडरी पार्ट है, ओवरी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। इसके बाद ये जो ओवम है यहाँ से जो बनाए, ये कैसे यहाँ तक जाता है? तो इसके लिए एक चीज है जिसको ओविडक्ट कहा जाता है, इसको अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसे फेलोपियन नालिका अथवा डिंब वाहिनी भी कहते हैं। इसका नाम याद रख लीजिए, सीधे सीधे पूछा जाता है, डिंब वाहिनी भी कहते हैं। और अंडाशय के ठीक पास अंडवासनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जो अंडाशय से निकलने वाले अंडों को अपने में ले जाता है। तो यहाँ से ये जितने भी एग्स होते हैं यहाँ तक ट्रांसफर कैसे होंगे? तो इसी के थ्रू होंगे। और इसमें मैंने बताया था ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग्स को खींचता है और फिर इस ट्यूब के थ्रू ले जाता है। अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील व रोग युक्त होती है, जिसकी सहायता से अंडा गर्भाशय की ओर गमन करता है। ये इस तरीके से होता है कि धीरे धीरे अंडा इसमें से निकलकर कहाँ आ जाता है? बेसिकली गर्भाशय में आ जाता है। और अगर स्पर्म यहाँ तक पहुंच गया है, स्पर्म को यहाँ पर एग मिल जाता है, तो एग को अगर स्पर्म मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो जरूरी है कि भाई फेलोपियन ट्यूब का भी काम करना। मतलब इनफर्टिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी के अंदर एग नहीं बनता तो इनफर्टाइल है, अगर वो एग फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पा रहा है तो इनफर्टाइल है, अगर वो फेलोपियन ट्यूब से वोम्ब में भी नहीं पहुंच पा रहा है तो इनफर्टाइल है, अगर फेलोपियन ट्यूब के बाद जो यूट्रस में पहुंचने के बाद वो एग सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो भी इनफर्टाइल। ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है और दोनों फेलोपियन नालिकाएं गर्भाशय में खुलती हैं। और ये कहाँ खुलती हैं? गर्भाशय में खुलती हैं। तो बेसिकली ये जो एग्स होते हैं इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। मतलब ध्यान से समझिए यहाँ पे कि यहाँ से स्पर्म जो है क्या होता है, स्पर्म यहाँ पर पहुंचाए, मतलब फेलोपियन ट्यूब में जाकर ये स्पर्म पहुंच जाता है। मैं स्पर्म और जाइगोट का फॉर्मेशन भी बताऊंगा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि होता क्या है। तो स्पर्म यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर जो है गर्भ यहाँ पर रहता है। तो कई बार जो है जैसे कि अगर हम देखें कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स में कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर टी क्या होता है, यहाँ से ये दोनों रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो स्पर्म बॉडी में जाएगा भी तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है और दोनों फेलोपियन नालिकाएं गर्भाशय में खुलती हैं। और ये कहाँ खुलती हैं? गर्भाशय में खुलती हैं। इसके बाद यहाँ पर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है और धीरे धीरे वो भ्रूण में बदलने से पहले कहाँ अटैच हो जाता है? तो ये यूट्रस की वॉल पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरी चीज है वो क्या है? यूट्रस है। तो ये इसी जगह पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो गर्भाशय केवल एक होता है। देखिए फेलोपियन ट्यूब भी दो, ओवरी भी दो, लेकिन आपसे यूट्रस पूछा जाए तो सिर्फ एक। तो गर्भाशय केवल एक होता है। इसे बच्चादानी या वूम भी कहा जाता है। मैंने एक नाम और बताया, हिस्टेरा भी कहते हैं इसको। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है और गर्भाशय का निचला सिरा संकीर्ण भाग द्वारा योनि में खुलता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जिसको सर्विक्स कहा जाता है। ये निचला भाग है। तो ये जो है बेसिकली ऊपर वाला भाग है जहां पर कोई भी शिशु जो होता है, भ्रूण जो है वो पूरा का पूरा डेवलप होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो योनि, वेजाइना जो है गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स यूटेरी आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करती है, जिसे वेजाइना या योनि कहते हैं। स्त्रियों में जो यूरिन का मार्ग होता है और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं। मेल में हमने देखा था कि सेम होते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग होते हैं। और जननांग में बर्थोलेन नामक ग्रंथि पाई जाती है जो क्षारीय द्रव स्त्रावित करती है, जो एल्कलाइन तरह के प्रोडक्ट को रिलीज करती है। जैसे हमने सेमिनल वेसिकल को देखा था, वैसे फीमेल्स के अंदर भी एक चीज होती है जो बर्थोलेन नामक ग्रंथि होती है। और मादा जननांगों द्वारा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन
और एस्ट्रोजन उत्पन्न किया जाता है जो गौण लक्षणों को प्रकट करते हैं तथा जनन क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करते हैं। तो इनको कंट्रोल करना, उसको जो है पूरी तरह से रेगुलेट करना, ये सारे हार्मोन्स का ही काम होता है। इसके अलावा अंडवाहिनियां जो फेलोपियन नालिकाएं, गर्भाशय और योनि मिलकर स्त्री सहायक नालिकाएं बनाती हैं, जिसको पूरा हम ग्लैंड्स बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फीमेल्स के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम होता है। इसके अलावा आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हमने सिर्फ ऑर्गन्स पढ़े कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको समझने आए होंगे। ओवरी होती है, फिम्ब्रे होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है। इनके बारे में अच्छे से डिटेल में अब हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे कि भाई कैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। आज मैंने जस्ट आपको ऑर्गन्स का एक ओवरव्यू बताया है कि भाई ये कौन कौन से ऑर्गन है, इनका क्या रोल है, क्योंकि पूरा का पूरा समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारे प्रोसेस में आपको बताऊंगा। आज आपको बस जो है मैंने इनके पूरा का पूरा टाइमलाइन बता दी कि भाई इसके अंतर्गत होता क्या है। क्वेश्चन है पहला, द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, नर्व्स, मसल्स, फाइबर एंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिन, कोलेजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन। अंडाशय के स्ट्रोमा में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, फाइबर और एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे क्या कहा जाता है? जमने योग वसा, कोलेजन, एल्ब्यूमिन या ग्लोबिन। इसके बाद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, मादा प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस या सर्विक्स? फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा। इसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड एज, फेलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? डिंबवाहिनी, कूब, फिम्ब्रे, पिंड, ओविडक्ट्स, फॉलिकल्स, फिम्ब्रे या यूट्रम। तो इनके आंसर्स आपको देने हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ जाइए। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आएंगे तो मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।